बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ब्लड बैंक के अंदर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। ये इसका दूसरा नाम पैनल स्टडी भी है। बाद लोग इसको पैनल स्टडी कहते हैं। तो ये बड़ा डिमांडिंग टॉपिक है एससीपी के लिए, सीएसएमएलएस के लिए। बहुत से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं क्योंकि ये हमारी कंट्री में बहुत कम है जहाँ पे इसकी एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। तो आज इसको थोड़ा डिटेल में, ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको डिटेल में सीखना है कि पैनल स्टडी किस तरह की जाती है। तो पैनल स्टडी के लिए पहले तो कुछ जनरल सी मालूमात हैं कि अ, उसको स्टार्ट करने से पहले कि पैनल किया किस तरह से जाता है, पैनल के अंदर चीज़ें होती क्या हैं, हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। तो हम कब करते हैं पैनल स्टडी या एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन कब करते हैं? जब आपके पास, जब हम क्रॉस मैच कर रहे हैं, क्रॉस मैच के अंदर कोई आपके पास इनकम्पेटिबिलिटी आ गई है, एक मैच नहीं हो रहा आपके पास बैग, दूसरा बैग भी मैच नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं मैच हो रहा, यानी कि आपके पास कोई डिस्क्रिपेंसी है। फॉर एग्जाम्पल उसको भी रिजॉल्व करने के लिए टाइप 3 डिस्क्रिपेंसी या टाइप 4 डिस्क्रिपेंसी है, ये भी हो, तो उसमें भी हम पैरेलल स्टडी करते हैं। और आपके पास जब हम स्क्रीनिंग लगाते हैं, पॉजिटिव एंटीबॉडी स्क्रीन आ जाता है, यानी कि जब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है उससे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आएगा तो फिर हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। उसके अलावा डोनर्स की बात हमें करनी पड़ जाती है। उसके अलावा पेशेंट्स जिनके अंदर अनवांटेड एंटीबॉडीज होती हैं उनके लिए करनी पड़ जाती है, बच्चों में करना पड़ जाता है। तो ये वजह भी हो सकती है कि हमें क्यों करना है। उसके बाद हमारे पास कि जब कोई नई बॉडी एंटीबॉडी डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर, कि हो सकता है उसको पहले ट्रांसफ्यूजन हुई हो, उसकी वजह से उसमें कोई एंटीबॉडी डेवलप हो जाए पेशेंट के अंदर, और पहले वाली जो आपके पास आइडेंटिफाइड एंटीबॉडीज हैं उनको कंफर्म करने के लिए भी हम जो है एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वाली एंटीबॉडी। इसको उसी तरह से परफॉर्म किया जाता है नॉर्मली आपके पास, जैसे हम क्रॉस मैच कर रहे होते हैं। इसके लिए चीज़ें हमें क्या चाहिए वो ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो ज़्यादातर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, जल्दी से जल्दी चलेंगे। सैंपल जो आपका है वो 2 to 6 पे हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। अगर आपके पास अगर आपको रखना पड़ गया ये रीजन को भी हम 2 to 6 पे रख रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज है, वॉशर है, इंक्यूबेटर है, ये चीज़ें हमें पता है पहले से। डोनर के रेड सेल चाहिए और सीरम हमें चाहिए पेशेंट का, वो सेम उसी तरह से। उसके अलावा हमें स्क्रीनिंग सेल चाहिए, एल्ब्यूमिन चाहिए, एएचजी चाहिए, और कूम्स रिएजेंट के लिए हमें कंट्रोल चाहिए, 0.9% सेलाइन चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, ये चीज़ें नॉर्मल है। अब इसको परफॉर्म किस तरह किया जाता है? इसमें 3 फेजेज हैं। पहला फेज है इमीडिएट स्पिन वाला फेज, बहुत लोग नहीं करते लेकिन करना होता है। 37 फेज है जिसमें हम एल्ब्यूमिन डाल के उसको 37 पे रख रहे हैं, और ए एच फेज, ये 3 फेजेस होते हैं इसके अंदर भी। इसमें जो आप इमीडिएट स्पिन कर रहे हैं उसके अंदर 2 ड्रॉप आप पेशेंट के सीरम के डालेंगे, प्लाज्मा के, उसमें 1 ड्रॉप आपने सेल स्क्रीन का जो रिएजेंट है वो डालेंगे, और उसको क्या करेंगे उसमें हम उसको इन्हांसमेंट मीडिया ऐड करके उसको हम 37 पे रख देंगे। अगर तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो वो सेंसिटाइजेशन कर देंगे, उसको फिर 3 to 4 टाइम जैसे हम क्रॉस मैच के अंदर कर रहे होते हैं वॉश करेंगे। उसमें फिर 2 ड्रॉप आप एएचजी का डाल देंगे और उसको कंफर्म कर लेंगे। अगर पॉजिटिव हुआ तो वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। उसको कंफर्म कर, नेगेटिव को कंफर्म करने के लिए हमारे पास चेक्स है। तो ये सेम वही प्रोसीजर है जो हम क्रॉस मैच के अंदर कर रहे हैं, कोई ज़्यादा नई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं करनी। लेकिन इसके अंदर जो पैनल है उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो ये करेंगी कि आपके पास जो स्क्रीन सेल है हमारे पास, वो 3 स्टडी पैनल है या 8 वाला है या 12 वाला पैनल है, आपके पास डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कितनी वो आपके पास स्क्रीन सेल है।
अब कुछ डेफिनेशन जो उनको पहले कर लेते हैं। एलो एंटीबॉडीज़ और ऑटो एंटीबॉडीज़ में क्या फ़र्क है? ऑटो एंटीबॉडीज़ वो हैं जो अपने ही रेड सेल के अगेंस्ट बॉडी डेवलप कर लेती है, और एलो वो हैं जो जिसके अंदर जो उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती, वो दूसरे स्पीशीज से ली जाती है, यानी कि दूसरे, यानी कि डोनर से ले फॉर एग्जांपल उसके अंदर आ जाए, सेम ही स्पीशी के दूसरे बंदों से वो उसके अंदर आ जाती है एंटीबॉडीज़। वो जो उसके अंदर अपने सेल्स नहीं है, उसके अंदर खुद से अवेलेबल नहीं है अपने सेल के अगेंस्ट, लेकिन दूसरी एंटीबॉडीज़ या दूसरे सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है। उसके बाद अब पैनल है क्या? बेसिकली स्क्रीनिंग में 3 सेल पैनल किया जाता है, जबकि जो एंटीबॉडी आपके पास है पैनल, मतलब एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन है, उसके अंदर 8 से 12 का पैनल होता है हमारे पास। इसमें अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ओ के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ओ रीजन के रेड ब्लड सेल यूज किए जाते हैं। कितने डोनर हैं? यूजुअली 8 से 10 डोनर्स। पेशेंट का हमें सीरम चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। 3 फेजेस होते हैं इसके अंदर, आपको पता है। आईएस जैसे मैंने पीछे बताया 37 डिग्री सेंटीग्रेड और एएचजी, अगर हम ट्यूब टेस्टिंग करें तो ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ट्यूब टेस्टिंग में। और आपके पास जेल और सॉलिड फेज में, टेक्निक में जेल भी लोग यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड फेज भी कर रहे हैं, ट्यूब टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो 3 तरह की टेस्टिंग होती है पैनल स्टडी के अंदर: जेल, सॉलिड फेज या ट्यूब टेस्टिंग। ट्यूब टेस्टिंग के अंदर तीनों फेजेस होते हैं, जबकि जेल और सॉलिड है उसके अंदर एएचजी फेज होता है। डायरेक्ट आपके पास एएचजी फेज का रिएक्शन आ रहा होता है, और इसका जो रिएक्शंस होते हैं उनको एक शीट के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके ऊपर उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है बेसिकली। आगे आपको दिखाते हैं वो क्या है। अब जियोग्राफी क्या है? हमने अपने वे से एक तरीकाकार बनाना है कि हम जनरल गाइडलाइन कैसे बनाएंगे। मैं एक जनरल गाइडलाइन आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ये एक पैनल है, आप देखें पैनल के अंदर ये 11 सेल पैनल है, 11 का सेल पैनल। ये नॉन, इसके ऊपर एंटीजेंस होती हैं इनके सरफेस के ऊपर, ये इसके ऊपर, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट शो होता है। यहाँ पे आई एस है, अगर 37 है, या आपके पास ए एच डी है, जो भी है उसका रिजल्ट यहाँ पे शो। ये आपके पास ऑटो कंट्रोल। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि पैनल होता किस तरह का। इस तरह का एक शीट आपके पास होती है, जो कमर्शियली अवेलेबल रिएजेंट्स हैं उनके साथ आती है शीट, उसको हमें रीड करना। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और आगे देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है। ये जो पहला है, ये 11 तक, ये रिएजेंट सेल है हमारे पास। ये उनकी जो आप उनको कह लें कि ये हमारे पास ये उसकी फिनोटाइप, यानी कि R1 इनसे क्या मुराद? ये सेल पहले 11 सेल है, ये नंबर है उनका। अब R1 से मुराद है कि डी डी बड़ा, यानी कि वो आर एच डी पॉजिटिव होगा, सी बड़ा पहले नंबर। R1 से मुराद है अगर आर बड़ा है तो डी बड़ा होगा। ये देखें सारे आर बड़े हैं तो इनमें डी बड़ा है, और यहाँ आर स्मॉल है तो उनमें डी स्मॉल है, यानी कि उनके अंदर डी पॉजिटिव नहीं है, डी नेगेटिव। तो R1 से मुराद है पहला सी जो है वो पॉजिटिव है। ये बेसिकली हमारे पास वेनर इसकी क्लासिफिकेशन है। तो उसको हम थोड़ा इसको डिटेल, आर वन से क्या मुराद है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। R1 से मुराद है डी बड़ा आर बड़े से, और सी पहले वाला सी जो वो बड़ा पहले से मुराद 1 से। टू से मुराद दूसरे वाला जो पोर्शन है डी सी ई। बेसिकली जो जीन है वो डी या सी ई होता है, दो जीन होते हैं डी या सी ई। तो दोनों एक पेरेंट से एक आता है, दूसरे से दूसरा आता है, तो ये फिर दोनों तीनों होना जरूरी होते हैं। तो R1 में सी बड़ा होता है पहले वाला, और R2 में ई बड़ा होता है। इधर भी आप देखेंगे स्मॉल, ये आर प्राइम में, R2 डबल प्राइम में क्या फ़र्क है? तो ये दूसरे वाला ई बड़ा है इधर, लेकिन इधर स्मॉल डी है, लेकिन इधर आर बड़े में आर डी बड़ा है। आर नोट के अंदर दोनों छोटे हैं, इधर आपके पास दोनों छोटे हैं। अगर जी है या आर वाई है तो उसके अंदर दोनों बड़े हैं, सी भी बड़ा, ई भी बड़ा, सी भी बड़ा, ई भी बड़ा, और डी अगर बड़ा है तो आर बड़ा हो जाएगा, छोटा तो आर वाई हो जाएगा। तो ये आर आर के कोडिंग होती है, जो कि कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास किट्स आती हैं, उनके अंदर
कुछ एंटीजन्स हैं जो उनकी सरफेस के ऊपर लगी होती हैं, उन्हीं को ही हम चेक कर रहे होते हैं। तो आगे ये क्या है, ये भी आप देखें R1 है, ये सारी हमने जीरो इसकी फिनोटाइप्स देख ली कि क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास ये क्या है, पेशेंट की फिनोटाइप का रिजल्ट है बेसिकली, वो हम नीचे यहाँ पे देख रहे होते हैं। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे ये सारी चीज़ें क्या है, ये इस वाली रो में क्या है, ये वाली रो तो हमने देख ली कि ये क्या है, पैनल के नाम है। और ये आपके पास जो जैसे ये है, ये यहाँ तक ये आपको DCE उनके हैं, यानी कि RH की है, HG है, ये कैल है, किट है, डफी है, माइनर ब्लड ग्रुप्स के जो एंटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट उनके जो ये उनकी जीन्स है, LUA LUB DCE, ये उनके एंटीजन, D फॉर डोनर और C फॉर ईच डोनर, यानी कि D है या C है तो ये उसका पॉजिटिविटी है, यानी कि ये पहला पैनल है जिसके अंदर D भी पॉजिटिव है, D भी एंटीजन अवेलेबल है और C भी अवेलेबल है उसके ऊपर। और ये पहले से चार्ट मेंटेन होता है, आप जो पैनल आपका होता है उसके मुताबिक हमें ये दिया होता है चीज़ें। ये देखें ये सारी एंटीजन DCE, ये इसके ऊपर आपको ये सारी तरतीब से इसको इसी तरह दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट्स की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि डोजेज इफेक्ट क्या होता है। एक होता है होमोजाइगस या डबल डोज, एक होता है हेट्रोजाइगस या सिंगल डोज। अब अगर JKA फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं, डोजेज इफेक्ट कुछ ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर डोजेज होता है, वो ये हैं कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपकी डोजेज इफेक्ट होता है, यानी कि RH सब में एक्सेप्ट D, किड, डफी, MNS और लूथरान जो है इनके अंदर डोजेज इफेक्ट होता है। अब डोजेज इफेक्ट है क्या बेसिकली, अगर आपके पास ये देखें A है प्लस B माइनस है, तो इसका मतलब है A जो है वो होमोजाइगस फॉर्म, यानी कि वो डबल डोज है उसके अंदर, इस वजह से उसमें B नहीं है। तो ये जो फॉर्म है ये वाली, ये जो हमें दिखाई गई है किड के केस में, इसमें ये जो पहले वाला है ये वाला, ये आपके पास होमोजाइगस इफेक्ट है या डबल डोज है। जबकि जो अगला है इसी में अगर हम ये वाली चीज़ देख लें, दोनों में आप देखें ये भी है ये भी है, JK A भी है और B भी है, तो इसका मतलब ये सिंगल डोज है, A की और B की सिंगल सिंगल है, तो ये हेट्रोजाइगस फॉर्म। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, JK B है A नहीं है, तो ये JK B की डबल डोज है। तो ये डोजेज इफेक्ट का हमें पता होना चाहिए, ये चीज़ बेसिक है, इससे ही हम आगे चल के रूल आउट्स करेंगे। ये उसी चीज़ को थोड़ा किया गया। JK A देखें, सिर्फ JK A है तो ये होमोजाइगस है, यहाँ पे JK A भी आ गया B भी आ गया तो ये हेट्रोजाइगस, यहाँ पे जस्ट JK B है तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसमें, इसी तरह FY के केस में भी होता है, उसमें FYA और FYA होगा तो वो आपके पास होमोजाइगस है, FYA या FY अकेला होगा, या बाज़ का FYB भी होता है तो वो हेट्रोजाइगस। ये कुछ हैं ब्लड ग्रुप्स जिनके अंदर हेट्रोजाइगस ये डोजिक इफेक्ट होता है, या होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर्म को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर यही वही एग्जांपल जो हमने पहले देखी है, JK A के केस में JK B जो है यहाँ पे सिर्फ JK B अवेलेबल है तो ये होमोजाइगस है, यहाँ पे JK A भी है B भी है तो ये बोथ है JK B तो ये हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे आप देखें FYA ओनली है तो ये होमोजाइगस है, यहाँ पे FYA भी है B भी है तो ये हेट्रोजाइगस है। MN के केस में देखेंगे तो M ओनली है तो ये होमोजाइगस है, और अगर MN दोनों आ गए हैं तो ये हेट्रोजाइगस है। तो ये यहाँ से देखेंगे तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का इफेक्ट और डोजेज इफेक्ट हमें समझ आ जाएगा। अब पीछे तो हमने सारी चीज़ें देख ली कि ए इधर क्या होगा तो क्या होगा, ये क्या चीज़ें हैं। अब ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई कि यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आएंगे। बेसिकली अगर हम 11 सेल पैनल कर रहे हैं तो 11 ट्यूब्स के साथ हम हर एक के अंदर क्रॉस मैच परफॉर्म कर रहे होते हैं, 1 का 2 का 3 का, इस तरह से जो पीछे हमने प्रोसीजर पढ़ा है उसके मुताबिक ही उनको परफॉर्म किया जा रहा था, तो उनके रिजल्ट फिर यहाँ पे शो किए जाते हैं।
कि कितना रिजल्ट है, 1+ है, 2+ है, 3+ है, 4+ है। ये IS से मुराद है, ये रिजल्ट का रिजल्ट वाले खाने में हम देखेंगे। नॉर्मली आपको रिजल्ट दिया जाता है और आपको बताया जाता है MCQs में, अगर आप ASCP दे रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, हमने उसको देख के जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट देना होता है। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी। पहला ये केस है, ये है इमीडिएट स्पिन। फिर हमारे पास 37 है, ये एल्ब्यूमिन फेज है जिसमें हम इन्हांसमेंट मीडिया ऐड कर, और ये आपके पास AHG फेज। ठीक है, AHG में IAT हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, तो वही बेसिकली वही फेज। अब ये चीज़ देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सी टेस्टिंग की है, किस कौन सी टेस्टिंग हुई है यहाँ पे। पहली बात ये कि ये ट्यूब टेस्टिंग है। मैंने पीछे भी आपको बताया था, जिसके अंदर IS-37 और AHG आ जाए। बाज़ औक़ात होता है कि जस्ट एक ही रिजल्ट आ रहा होता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है वो जस्ट यहाँ पे दिया होता है, और वो हमारे पास जेल या सॉलिड फेज होता है। बाज़ औक़ात आप उसको ट्यूब बहुत मुश्किल कह सकते हैं कि वो ट्यूब है। ट्यूब टेस्टिंग ये है कि जिसमें इमीडिएट स्पिन भी किया गया है, 37 भी किया गया है, AHG भी किया गया। तो अब इसमें एनहांसमेंट मीडिया कौन सा यूज़ किया गया इस केस में? पैग नहीं किया जा सकता। लिस और एल्ब्यूमिन और सेलाइन यहाँ पे इसका एनहांसमेंट मीडिया हो सकता है, क्योंकि पैग के केस में आपको वो एडवांस उसमें जेल, और जेल के केस में हम पैग डालते हैं, तो उस वजह से फिर उसको ये नहीं शो किया जा सकता। अब एक चीज़ हो रहा है, आगे देखते हैं, जिसमें आपका 37 नहीं है, IS है, और उसके बाद AHD है। ये जस्ट हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसमें ये चीज़ों को पता होगा तो हम आगे आगे चल के पैनल को हर एक चीज़ को डिटेल देखते हैं। इमीडिएट स्पिन है, 37 नहीं है, यहाँ पे इंक्यूबेशन नहीं है, AHG फेज है और IAT अवेलेबल है। तो ये ज़्यादातर केस यही है कि ये पैग होगा, इन्हांसमेंट मीडिया यहाँ पे पैग यूज़ किया गया है, उसको 37 पे रखने की जरूरत नहीं होती, पैग को डायरेक्ट आप उसको AHG परफॉर्म कर देते हैं। और ये ट्यूब टेस्टिंग, ये इसी को देख के, रिजल्ट को देख के हमें आइडिया होगा। अब देखें, IS भी खत्म हो गया, 37 भी खत्म हो गया, जस्ट हमारे पास रिजल्ट है AHG का। अब ये ट्यूब टेस्टिंग है या जेल ट्यूब है या सॉलिड फेज है? क्या हो सकता है, ये या ट्यूब टेस्टिंग है या जेल है, यहाँ पे सॉलिड फेज नहीं है, तो ये इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो पहला हमें पता होना चाहिए कि ये ट्यूब टेस्टिंग है, जेल है या सॉलिड फेज है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे कि डायग्नो, अब आगे इसकी एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन में क्या करें आगे। फिर ये हमारे पास अगर सॉलिड फेज होगा ना, तो उसमें पॉजिटिव कंट्रोल का रिजल्ट भी होगा और नेगेटिव कंट्रोल का भी होगा, जबकि और यहाँ पे AHG का ही आएगा। तो ये ट्यूब, या हमें कैसे पता चलेगा जेल है, ट्यूब है या सॉलिड फेज है? जब आपके पास पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल हो। वैसे नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे ऑटो कंट्रोल आता है, इन दोनों में यहाँ पे ऑटो कंट्रोल आ रहा था। जबकि सॉलिड फेज होगा तो एक ही रिजल्ट आएगा, और उसमें भी पैग यूज किया होगा, और दूसरा पॉजिटिव कंट्रोल भी होगा, नेगेटिव कंट्रोल, तो ये तीनों में डिफरेंशिएट करेगा। पीछे जो हमने देखा, सबसे पहला देखा, उसमें हमने क्या किया, तीनों फेजेज आ रहे थे, तो हमें पका कि ट्यूब टेस्टिंग। फिर यहाँ पे पैग यूज नहीं हो सकता क्योंकि पैग में 37 की जरूरत नहीं। इस वजह से ये तीनों यहाँ पे हमने कहा कि एनहांसमेंट मीडिया ये हो सकते हैं, लेस हो सकता है, एल्ब्यूमिन या सेलाइन। दूसरी जगह पे जब हम गए तो हमने कहा कि यहाँ पे इन्हांसमेंट में गया पैग है क्योंकि 37 नहीं है, तो ये भी ट्यूब टेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल नहीं है। अब आगे चले गए तो यहाँ पे भी ट्यूब टेस्टिंग है या जेल टेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल नहीं है, तो इस वजह से इसको हमने ये दोनों कहा या ट्यूब टेस्टिंग है या जेल है। और जब आपके पास पॉजिटिव कंट्रोल भी दिया है, नेगेटिव कंट्रोल भी दिया, तो हम उसे कहेंगे सॉलिड फेज। तो इसकी भी MCQ आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, पहले वहां पे AHG लिखा हुआ था, पीछे आप जाएं AHG लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ना हमें पता है IS है, ना 37 है, ना AHG है, ना ही AAT है। तो नॉर्मली केसेस में ये जेल है या सॉलिड फेज, ये यहाँ पे ये दोनों हो सकते हैं, या जेल है या सॉलिड फेज है। अगर आपने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल का होगा, तो वो आपको सॉलिड फेज का बता दें। तो ये चीज़ ही है। अब चलते हैं जी
के रिजल्ट्स को देखते हैं। अगर सबसे पहला काम हमने पैनल के अंदर ये देखना होता है कि हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। हिस्ट्री के बाद हमने ऑटो कंट्रोल को देखना होता है। ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, बाकी ये पेशेंट के रिजल्ट्स हैं। देखें, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ये इसका रिजल्ट नहीं आया, ये सारे नेगेटिव है। ये 3+ आया है, यहाँ पे 3+ है। ये लास्ट वाले पैनल में 11 वाले में हमारे पास 3+ आया है, 4 वाले में 3+ है। तो अगर आपका पॉजिटिव कंट्रोल पॉजिटिव हो जाए, ये ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव हो जाए, तो सारे रिजल्ट सस्पेक्ट हो जाए। इसका मतलब को वो उसके अंदर कोई ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज हैं, तो उसको फिर उसी के सीरम के साथ, उसके इसी के सेल के साथ इंक्यूबेशन दी जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज हैं। ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, यहाँ पे हम ऑटो कंट्रोल हर किसी के साथ रन कर रहे हैं। अगर ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है तो फिर ही हम एलो एंटीबॉडीज की तरफ जाएंगे। अगर ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव है तो फिर हमें ये होगा कि ये जो आपके पास है ऑटो एंटीबॉडीज है उसके अंदर। आगे चलते हैं। हमने बेसिकली एक अप्रोच अपनानी है, हमने अपना एक प्लान बनाना है कि हमने किस तरह लेके चलना है पैनल को। अब यहाँ से हम आगे पैनल को लेके चलेंगे। ये पीछे जितनी भी हमने बातें की हैं वो जनरल सी चीज़ें पढ़ी हैं कि पैनल होता क्या है, पैनल के कितने सेल पैनल होता है, कितना रिजल्ट किस तरह देखते हैं, रिजल्ट में क्या आ सकता है, एंटीजन कौन सी होती है, वेनर क्या है, फिशर क्या है, यानी कि RH की टाइपिंग में देखें तो उसमें क्या चीज़ें हैं, जीनोटाइप कहाँ पे लिखी है, फिनोटाइप कहाँ लिखी है, कंट्रोल कहाँ लिखा है। मतलब जनरल एक जो आपका उसको एंटीबॉडी का जो पैनल है उसका जो रिजल्ट देख रहे हैं उसके शीट को देखा हमने। अब इसके लिए प्लान बनाना है। ये एक जनरल सा प्लान है जो आपको पता होना चाहिए। इसको लेके चलेंगे तो आप बहुत सारी जी गलतियों से बच जाएंगे। हर किसी का अपना पैनल अपना तरीकाकार होता है डील करने का, लेकिन सबसे पहले हमने ये 6-7 पॉइंट हैं, इसके मुताबिक चल ये आपने बना लेना है अपने मुताबिक। सबसे पहले हमने चेक करनी है हिस्ट्री। कोई भी पैनल होगा उसकी हिस्ट्री दी होगी। आप MCQ डील डील करें, ये उससे आपको क्लू मिल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। पहले उसको ट्रांसफ्यूजन हुई है, कौन सी प्रेगनेंसी है, अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल है, हिस्ट्री है, थैलेसीमिया है, कैंसर का मरीज है, ल्यूकीमिया का पेशेंट है, कीमोथेरेपी हुई है नहीं हुई, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। इससे हिस्ट्री से हमें आइडिया हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पेशेंट किस तरफ जाएगा। पहला सबसे काम ये करना है कि आपने चेक हिस्ट्री। हिस्ट्री देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें रियल लाइफ में भी और एग्जाम में दोनों में हमें ये चीज़ें देखनी है कि हिस्ट्रीज कोई भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं तो दोनों चीज़ों में हमने ये हिस्ट्री ज़रूर देखनी है। इससे हमें बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है कि हमें हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, 70% केसेज जो होते हैं ना वो हिस्ट्री से इफेक्टेड होते हैं, मतलब उससे हमें क्लू मिल जाता है। अब हिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे एंटी-डी है, अगर प्रेग्नेंट है तो पूछेंगे अभी पहले रील का इंजेक्शन रिंग लगा है नहीं लगा है, कितना कितनी प्रेगनेंसी कौन से वाली है, फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है। उसके अलावा कोई ये पूछ सकते हैं कि उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और वो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा है नहीं कर रहा। वायरल इन्फेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि उसको पहले कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई डेंगू हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ें, कोविड हुआ था। उसकी एज पूछें, एज सबसे बेसिक चीज़ है एज का हमें, क्योंकि फॉर्म के ऊपर जब आपके पास पैनल के लिए या आपके पास क्रॉस मैच के लिए चीज़ें आती तो सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि क्या है, प्रेगनेंसी है या ल्यूकीमिया का पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे है, ट्रांसप्लांट है, जो भी है, तो उसके ट्रांसफ्यूजन से हमें आइडिया हो जाएगा। फिर उसके अलावा उससे पूछ लेना है कि उसको पहले को ब्लड लगा है कि नहीं लगा, रिसेंट ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री पूछ लेनी है। उसके अलावा उसको अगर उसको रिग लगा है, डी पॉजिटिव है, मदर डी नेगेटिव है, तो उसको डी रिग लगा है, कितनी क्वांटिटी में लगा है, कब लगा था, फर्स्ट में लगा था, सेकंड में लगा था, तो ये चीज़ें भी पूछ लेंगे। उसके अलावा जो है कुछ ऐसी एंटीजन चाहिए वाली, जो कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं किसी खास रेशियल ग्रुप में ज़्यादा होती हैं, कुछ गोरों में ज़्यादा हैं, कुछ ब्लैक लोगों में ज़्यादा हैं, कुछ एशियन में ज़्यादा हैं। तो ये प्रोफाइलिंग भी बड़ी ज़रूरी है। ये अच्छी चीज़ है कि आप उसे कुछ प्रोफाइलिंग में ये होता है कि रेशियल प्रोफाइलिंग हो जाती है कि हमें एरिया वाइज पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी किस वाले एरिया में ज़्यादा है। तो अफ्रीकन पॉपुलेशन में काफ़ी लैग होती है, एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादातर डी पॉजिटिव होते हैं,
मोस्टली केसेस में, जबकि वाइट के अंदर कुछ ऐसी होती हैं जो एंटीजन के अंदर नहीं पाई जाती, तो इससे भी आइडिया हो जाता है। उसके अलावा कोई हिस्ट्री, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लें, ट्रांसफ्यूजन की, ट्रांसप्लांट की, और गलती एरर भी देखें कि पहले कभी इसको कोई ऐसा ब्लड तो नहीं लग चुका, जिससे हमें आइडिया हो जाता है चीज़ों का। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारे 4-5 पॉइंट थे जो हमने पूछ लिए। एज पूछ ली, हिस्ट्री पूछ ली, हिस्ट्री में हमने पूछ लिया कि पहले कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, पहले कोई ब्लड तो नहीं लगा, कौन सी प्रेगनेंसी है, ये सारी चीज़ें, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे है, क्या चल रहा है उसके साथ। तो हिस्ट्री का हमें सबसे बेसिक है कि हिस्ट्री हम पूछेंगे, पहला काम ये करेंगे। जो भी पैनल आपको आएगा उसके एक साइड पे हमें हिस्ट्री दी होगी या एक पूरा सिनेरियो बना होगा। जब हम टेस्ट भी कर रहे हैं, या हम एएससीबी का टेस्ट दे रहे हैं या सीएसएमएलएस दे रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको हिस्ट्री दी होगी क्वेश्चन पूछने से पहले। फिर अगला, पहला हमने हिस्ट्री देख ली, दूसरे नंबर पे हमने चेक करना है कि ऑटो कंट्रोल क्या है, ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये जो नीचे हमने ये पैनल था, पैनल के नीचे ये देखें ऑटो कंट्रोल यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमें पता चलेगा ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा काम आपने ये करना है, पहला काम आपने ये किया कि हिस्ट्री ले ली, दूसरा काम हमने ये चेक किया कि आपने ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद आगे क्या है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव हो गया, ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव हो गया, तो पहला काम यही करना है नॉर्मली कि डैट पॉजिटिव है कि डैट नेगेटिव है। डैट के लिए मैंने एक पहले लेक्चर दिया है जिसमें डैट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर तो आप ऑटो कंट्रोल का पॉजिटिव आ गया है, तो पहला क्वेश्चन ही ये करना है कि आप डैट जो है वो पूछेंगे कि डैट पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसके बाद जो है पेशेंट की हिस्ट्री से हमें क्लू मिल जाएगा। मोस्टली केसेस में हमें ऑटो एंटीबॉडीज़ का जिक्र करना है, वॉर्म है या कोल्ड है, ऑटो एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़, उससे हमें ऑटो एंटीबॉडीज़ की तरफ हमारा पॉसिबिलिटीज चली जाएगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या वार्म ऑटो एंटीबॉडीज हैं या कोल्ड ऑटो एंटीबॉडीज। दूसरे नंबर पे उसे ये चीज़ का क्लू हमें मिल जाता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसको रिसेंटली ट्रांसफ्यूज हुई और उसको डिले टाइप ऑफ हाइपोट्रां जो आपका हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो। उसके अलावा उसको ड्रग इंड्यूस इश्यूज है, यानी कि वो कोई ड्रग ले रहा है, उसको इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहा है। और उसके अलावा चौथे नंबर पे जो है पैसिवली एक्वायर्ड एंटीबॉडीज, किसी भी जगह से उसने एक्वायर्ड की हुई है, पैसिवली ली हुई है एंटीबॉडीज, ये भी जो है रीजन बन सकती है। ये पहली रीजन है कि ऑटो एंटीबॉडीज हैं, वार्म है या कोल्ड है, उसके बाद रिसेंट ट्रांसफ्यूजन है, उसको रिएक्शन हुआ हुआ है, ड्रग इंड्यूस्ड है, और या आपके पास पैसिवली एक्वायर्ड ऑटो एंटीबॉडीज हैं। ये वजह हो सकती है पॉजिटिव ऑटो कंट्रोल की। ये हमने देख लिया। दूसरा काम, पहला काम हमने ये किया कि हिस्ट्री चेक की, दूसरा काम हमने ये किया पैनल स्टडी करने से पहले कि ऑटो कंट्रोल देखा, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है तो कोई ओके है, आगे फिर चलेंगे। ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव है तो वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने डिस्कस कर। फिर हमने एक जनरल सा पैटर्न देखना है। जब आप टेस्ट परफॉर्म कर दिया आपने, पैटर्न में आप देखेंगे हम कि रिएक्शन किस वाले फेज में आ रहा है, और रिएक्शन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। यूनिफॉर्म और वेरिएबल से क्या मुराद है, यानी कि आपका 3+ रिएक्शन आ रहा है सब जगहों पे जहाँ भी रिएक्शन है, या आपके पास 1+, 2+, 3+ इस तरह आ रहा है। अगर तो एक ही रिएक्शन है 3+, 3+, 3+, या 2+, 2+, 2+, तो वो यूनिफॉर्म। और अगर 1+, 2+, 3+ इस तरह आ रहा है एक ही पैनल के अंदर, रिजल्ट हमारे ऐसे आ रहे हैं, तो वो वेरिएबल पैटर्न। तो इससे भी ये हमने पैटर्न देखा। अगला काम ये करना, उसके बाद ये है कि किस फेज में आ रहा है रिएक्शन, यानी कि आईएस में आ रहा है, 37 पे आ रहा है, एएचजी में आ रहा है। तो ये दूसरा काम ये करना है कि हमने कि फेज चेक करना है कि किस वाले फेज में आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटीज हैं कुछ। ये आपका स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग के सेल है,
S1 S2 तो नॉर्मली दो, अगर स्क्रीनिंग करें दो करें, कुछ लोग तीन करते हैं, स्क्रीनिंग के सेल है। फॉर एग्जांपल ये देखें, पहला हमने क्या देखा, हिस्ट्री हमें पता होगी, हिस्ट्री के बाद हमने देखा ऑटो कंट्रोल। देखें ऑटो कंट्रोल नेगेटिव, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज नहीं है, कोई एलो एंटीबॉडी। उसके बाद हमने रिएक्शन देखना है, रिएक्शन में रिजल्ट देखना है, इसमें नेगेटिव है सारे, 37 पे भी नेगेटिव है। ए जी में जाके आपके पास 2+ रिएक्शन। अब पीछे हमने जनरल पैटर्न से मुराद ये है कि हमने पैटर्न देखना है कि ये पैटर्न है तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ये तीन का यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर वन हो सकती है कि अगर तो आपको इस तरह का रिएक्शन शो हो तो उसमें सिंगल एलो एंटीबॉडी हो, एक ही एंटीबॉडी होगी जो रिएक्शन शो करे। या इसमें ये हो सकता है कि 2 एलो एंटीबॉडी हो सकती है, ठीक है, जो एक ही सेल के ऊपर पाई जा रही है। और ज़्यादातर केस में इसमें, क्योंकि ये 37 पे है तो ये IgG टाइप है। अगर IS में होता तो ये IgM टाइप की एंटीबॉडी होती। ये चूंकि यहाँ पे आ रहा है, AHG फेज में आ रहा है, तो ये IgG एलो एंटीबॉडी। तो या सिंगल हो सकती है या दो हो सकती हैं। और ये ज़्यादा केस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास IgG टाइप की एंटीबॉडी है, क्योंकि AHG में IgG होती है। अगर यहाँ पे रिएक्शन होता तो ये हम कह सकते थे कि इसको IgM भी है और IgG भी, यहाँ भी होता तो IgG भी है, यहाँ जस्ट होता तो हम कहते हैं IgM एलो एंटीबॉडी। हम एक और पैनल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्रीन का रिजल्ट है। सबसे पहले हमने देखा ऑटो कंट्रोल एक्टिंग, तो एलो एंटीबॉडी, एलो एंटीबॉडी हमने कह दिया। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म रिएक्शन नहीं है। ये देखें, ये यूनिफॉर्म रिएक्शन था, ये 1+ और 3+ रिएक्शन। इसका मतलब वहां पे तो हमारा जहन गया डायरेक्ट के सिंगल हो सकती है। अब यहाँ पे मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ भी रिएक्शन है तो यहाँ भी रिएक्शन है, और रिएक्शन दो फेजेस में भी है। और दूसरा यहाँ पे रिएक्शन में क्या आ रहा है कि उसकी यूनिफॉर्मिटी भी ऐसी है कि 1+ है और 3+ है। तो ये मल्टीपल है, एलो एंटीबॉडी हो सकती है। और एक हो सकती है अगर तो वो डोजेज इफेक्ट। और चूंकि ये 37 में AG पे आ रहा है तो IgG है, तो IgG एलो एंटीबॉडी है। सिंगल हो सकती है या डबल हो सकती है, दो हो सकती है या एक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आगे चल के, फिर इसका फिर हम आगे पैनल रन करेंगे। ये तो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग में ये आ रहा है तो उसके बाद पैनल रन। उसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अगर एक्शन इस तरह का हो। देखें हम, पहला एक ये स्क्रीनिंग में हम देख रहे हैं तो ऑटो कंट्रोल देखा नेगेटिव, तो हमारे ये पहला क्वेश्चन ये हो गया कि एलो एंटीबॉडी। अब रिएक्शन आ रहा है IS में 37 रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास IgM टाइप का होता है। पीछे हमने दोनों देखे हैं, वो यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन, वो IgG टाइप थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है वो IS में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये IgM एलो एंटीबॉडी है। और दो 1+ या 2+ आ रहा है तो इसका मतलब ये सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। ज़्यादा चांस है यहाँ पे ये मल्टीपल या IgM एलो एंटीबॉडी। अब अगला एक और देख लेते हैं स्क्रीनिंग। ये हम यूनिफॉर्मिटी देख रहे हैं कि जनरल पैटर्न देख रहे हैं टेस्ट का। यहाँ पे 1+2+ है तो मल्टीपल एलो एंटीबॉडीज है, यहाँ भी देखेंगे मल्टीपल एलो एंटीबॉडीज। अब पहला काम हमने देखा ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, तो ये एलो एंटीबॉडी है। एलो एंटीबॉडी में भी आप देखें 37 पे भी रिएक्शन है, यहाँ भी रिएक्शन है, यहाँ भी रिएक्शन है, यहाँ भी रिएक्शन। तो इसमें कोल्ड भी हो सकती है और वार्म भी हो सकती है। मल्टीपल एलो एंटीबॉडीज वार्म और कोल्ड दोनों आ गए। तो उसके अब आगे देखेंगे कि क्या है, वार्म है कोल्ड है, आगे चल के फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखें आप, ये ऑटो कंट्रोल नेगेटिव पहला काम। दूसरा काम आपने देखा यूनिफॉर्म रिएक्शन, सिंगल है। और कौन सी होगी यहाँ पे इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलो एंटीबॉडी होगी और IgG टाइप की होगी, ये पहले भी हुआ होगा। यहाँ पे आप चले जाते हैं हम, ये समझना है थोड़ा सा। ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव आ गया तो क्या हो सकता है, ऑटो कंट्रोल आपका यहाँ पे इस वाले केस में, इसमें नहीं है। ये आपके पास
ऑटो एंटीबॉडीज हो सकती हैं, कौन से वाली? वार्म ऑटो एंटीबॉडीज। कोल्ड वाले में होता तो ये भी पॉजिटिव होता। तो वार्म ऑटो एंटीबॉडीज है और ट्रांसफर रिएक्शन हो सकता है, और ज़्यादातर आईजीजी टाइप है तो आईजीजी। तो ये तीन चार चीज़ें यहाँ से हमें क्लू मिल गया। अब ये हमने रिएक्शन देख लिया कि हमारे पास किस तरह का रिएक्शन है, वेरिएबिलिटी किस तरह की है, कौन से फेज में आ रहा है, मल्टीपल एंटीबॉडीज हैं, सिंगल एंटीबॉडी है, डोजेज इफेक्ट है, क्या चीज़ है, ये चीज़ें हमें आइडिया हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि सेल रिएक्टिव, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। मल्टीपल एंटीबॉडी है, सिंगल एलो एंटीबॉडी है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं, ये आपको क्लू देंगी आगे चल के, जब आप पैनल कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। कुछ ऐसी होती हैं जो आईएस पे रिएक्शन करती हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करती हैं। वो कौन सी एंटीबॉडीज हैं, वो कौन से पैनल है, इसी में आपको ली, एम एन और पी, ये जो एम एन और पी है ये रूम टेम्परेचर पे, पी भी, एम एन भी, और जो आपका लिवाइस है, लेविस है या लिवाइस है, ये आपके पास रूम टेम्परेचर। तो ये तीनों जो हैं ये रूम टेम्परेचर की। उसके बाद हमारे पास ए एच जी वाली कौन सी है, के, एफ वाई, जे के, एस, और स्मॉल एस और लार्ज एस। और वो जो आपके 37 पे भी रिएक्ट करती है और ए एच जी में भी रिएक्ट करती है, वो ये आर एच वाली। ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जो वेरिएबल है, जैसे बी है और आपके पास ल्यूथरान है। ये दोनों जो है एक्स जी जो है, ये आपके पास एक्स जी और ल्यूथरान जो है, ये दोनों वेरिएबल है। ये इधर भी रिएक्शन कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो ये आप टेबल अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी कि आपके पास आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज हैं या आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज। आईएस वाली आईजीएम टाइप की हैं और बाकी यहाँ पे दोनों पे आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज हैं। तो उसी से आपको पता हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कोल्ड है या वार्म एंटीबॉडीज हैं, तो उससे अंदाजा हो जाएगा। ये भी वही चीज़ है कि कौन सी हैं जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करती हैं, ली, ए, बी, एम एन, ल्यूथेरॉन और बी, और 37 पे कौन कर रही है, और जो ए एच जी फेज पे कौन कर रहा है। तो ये टेबल अगर याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये पहले हमने देख लिया कि वार्म है या कोल्ड है, एलो है, उसके अलावा पॉजिटिव सब में आ रहा है। अगर ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है तो सिंगल हो सकती है या डबल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, ये हमने पहले डिस्कस कर ली। यही चीज़ें वही चीज़ें पहले वाली। अब आते हैं डायरेक्ट पैनल पे। सबसे पहला हमने पैनल में हमें रिजल्ट देखे। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ लेकिन ये रिजल्ट आ गया। तो हमें पहला काम हमने क्या किया, ऑटो कंट्रोल देखा नेगेटिव, तो हमें क्लू मिल गया कि ये क्या है, और एलो एंटीबॉडी है, पहली बात। दूसरे नंबर पे हमने रिएक्शन देखना है, 3+ है, देखें जो पॉजिटिव आ रहा है वो एक जैसा ही है। आप पहले पाँच चार जो सेल्स देख रहे हैं तो उन चारों में 3+ आ रहा है, और 11 वाले में 3+ है, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म रिएक्शन, वेरिएबल रिएक्शन नहीं है ये, यानी कि यूनिफॉर्म रिएक्शन है, एक ही तरह का रिएक्शन। और तीसरा हमारे पास यहाँ से क्लू हमें मिल गया, ये ट्यूब टेस्ट। आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये जेल है या सॉलिड फेज टेस्टिंग है, और ऑटो एंटीबॉडीज नहीं है, ये भी हमें पता चलेगा। दूसरे नंबर पे यूनिफॉर्म पैटर्न है, 3+, 3+, 3+। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि ये एक ही एंटीबॉडी होगी। ये पहला हमें क्लू मिल गया। ये 3 पॉइंट हमने यहाँ से लिख लिए। कौन सी टेस्टिंग है, जेल फेज है या सॉलिड फेज है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। ऑटो एंटीबॉडीज नहीं है यहाँ पे और यूनिफॉर्म पैटर्न है, तो ये हमें आइडिया हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया। पहले हमने देखा कि हमने हिस्ट्री देखी, यहाँ पे हिस्ट्री लिखी होगी आपके पास। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा ऑटो कंट्रोल, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव। तीसरा हमने देखा जर्नल पैटर्न रिजल्ट का, होमोजाइगस है यानी कि यूनिफॉर्म है या वेरिएबल। ये हमारे पास यूनिफॉर्म है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एक ही एंटीबॉडी। अब हमने आगे चौथे नंबर पे क्या करना है, ये 3 पॉइंट हमने देख लिए, हिस्ट्री भी देख ली, ऑटो कंट्रोल भी देख लिया, जनरल पैटर्न भी देख लिया। अब हमने देखना है कि व्हाट इज नॉट देयर, क्रॉस आउट करना है।
ये समझनी बड़ी बड़ी बात है। इससे हमें, ये अगर हमें समझ आ गई बात, तो फिर हमें 70% हमारा काम हो गया। व्हाट इज नॉट देयर, यानी कि क्रॉस आउट्स कैसे करने। व्हाट इज नॉट देयर में ये है कि जो हमारे पास सेल जीरो रिएक्शन को शो कर रहे हैं, जो जिनमें कुछ भी नहीं आ रहा, जो ये येलो किए हुए हैं मैंने, ये वाले सेल को हम क्रॉस आउट्स करेंगे। अब क्रॉस आउट से क्या मुराद है? जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पीछे आपको बताया गया है, उसके मुताबिक ही हमें, वो ही हमें यहाँ पे लेके चलेगा कि हमने किस तरह क्रॉस आउट्स करना है। जहाँ पे रिजल्ट जीरो है सारे, ये देखें, इन सब को हम क्रॉस आउट करेंगे। कैसे करेंगे क्रॉस आउट? पहले नंबर पे क्रॉस आउट करना किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये डिवाइस ए और बी है। इन दोनों को अगर मैं देखूँ, तो इसको समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा ये समझा दूँ। एफ वाई ए और बी है, ये होमोजाइगस है और रिएक्शन में जीरो है। वो देखने हैं जहाँ पे तीनों रिएक्शन में, या जो आपका रिएक्शन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो जीरो है। उन वालों को देखना है यहाँ पे जिनमें जीरो आ रहा है। पहला ये है, तो पहले को देखते हैं। पहले में अगर एफ वाई ए है, और ये आपको पर पहले भी मैंने बताया कि ये जिसमें एक में हो दूसरे में जीरो हो, तो ये होमोजाइगस फॉर्म है, इसको क्रॉस आउट कर। अगर वो हेट्रोजाइगस है, इधर भी है इधर भी रिएक्शन है, इसको क्रॉस आउट नहीं कर सकते, इस पे लकीर नहीं लगा सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। और जहां पे रिएक्शन आ रहा है उसमें क्रॉस आउट नहीं करना, जहां पे रिएक्शन नहीं आ रहा जीरो वाला, वहां पे क्रॉस आउट करना। आगे देखें, ये देखें, ये वाला इसको क्रॉस आउट नहीं किया जा सकता, ये चूंकि हेट्रोजाइगस है। इधर नेगेटिव है, इसको क्रॉस आउट नहीं करना है। वो क्रॉस आउट करना है जिसका एक एक पे पॉजिटिव है, दूसरे वाले पे नहीं है। एफ वाई ए में पॉजिटिव है, एफ वाई बी, तो ये होमोजाइगस फॉर्म है, या डबल डोज जो है उसको क्रॉस आउट करना है, सिंगल डोज को नहीं करना। सिंगल डोज ये है, यानी कि हेट्रोजाइगस जो सिंगल डोज है, और डबल डोज जो है वो होमोजाइगस। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे वही मैंने दोबारा पैनल लिया। अब एक पेज ले लेना, साफ पेज ले लेना, उसको पहले वाले के इस तरह रख लेना। ठीक है। और उसको देखें, अब मैं पहला अगर क्रॉस आउट करूँ, ये देखें, ये एक में है दूसरे में नहीं है, तो ये ए वाला जिसमें है वो क्रॉस हो गया, एक लाइन उसमें लग गई। अब मैं इसको एस और एस को देखूं, तो इसमें ये वाला लग गया, क्योंकि इसमें होमोजाइगस है। एम और एन का आपस में होता है। अब देखें एम, देखें, एक में है दूसरे में नहीं है। एल यू ए और एल यू बी में देखें, तो एल यू बी में आपके पास है, एल यू ए में नहीं है, इसको क्रॉस आउट कर दें। फिर आप इसी तरह सारे में करेंगे, तो आपके पास के जो है, देखेंगे के, यहाँ इसके साथ स्मॉल के भी होता है कुछ जगहों पे, और अगर नहीं है तो ये इसमें कहीं भी नहीं आ रहा पॉजिटिव, तो ये इसको नहीं कर सकते। आप सी देखें, सी बड़ा, ये बड़ा सी और स्मॉल सी है, ये बड़ा ही और स्मॉल ही है, इनको आपस में देखना है। डी को आप इसी तरह देखना, डी पॉजिटिव है तो इसको ज़रूरत नहीं है इसको करने की, अगर आ रहा है तो इसको भी कर लें, आपके पास क्रॉस आउट हो जाएगा। अब देखें, ये पहले पहले फेज को मैंने किया, पहले वाले जीरो को किया, तो ये एक बार ये ये जहाँ जहाँ पे होमोजाइगस था वो सारा कट आउट हो गया। अब इससे नीचे वाले फेज पे चले, सिक्स वाली लाइन में चले जाते हैं। ये अब पहले वाले में किया था, अब सिक्स वाले में भी कर लेते हैं। सिक्स वाले में देखें, पहले इधर था क्रॉस हुआ था रेड वाला, अब दोबारा वही आ गया होमोजाइगस, तो डबल क्रॉस कर, पहले इस तरह किया था, अब इस तरह करेंगे। जब डबल क्रॉस हो गया, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है नीचे जाते हुए, वो खत्म हो गया सब, उसको वो वाली एंटीबॉडी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे चले, ये देखें, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस, एस एस। अब एम था पहले हो गया, यहाँ पे चूंकि होमोजाइगस, अब यहाँ पे एन हो गया अकेला, क्योंकि ये होमोजाइगस है एम के साथ। फिर यहाँ पे देखें, ये डबल क्रॉस हो गया, ये भी डबल क्रॉस हो गया, ये कुछ सिंगल क्रॉस हो जाएंगे, तो ये यहाँ तक हमारे पास सेकंड वाले में हमने देखा। फिर इससे आगे चलेंगे जो जीरो है, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इस तरह से रखते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये मुझे सबसे फिजिबल ये लगता है कि
ये वाला इस तरह कर लें। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले वाला देखूं, ये 0 वाला, तो पहले वाले में एक क्रॉस हो गया होमोजाइगस का, दूसरे वाले में आप देखें, दूसरे वाले में डबल क्रॉस हो गया, तो इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो डबल क्रॉस हो गया। इसको देखें, इसमें होमोजाइगस वाला ये है, एक क्रॉस हो गया, ये भी होमोजाइगस है, ये भी दूसरा क्रॉस हो गया, नहीं है, तो ये भी हमारा यहाँ पे डबल क्रॉस हो गया। तो इस तरह करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप जैसे आपको फिजिबल लगता है आप उस तरह इनको क्रॉस आउट्स करेंगे। होमोजाइगस को क्रॉस आउट करना है उनमें जहाँ पे 0 आ रहा है, उन रिएक्शन वालों पे नहीं करना, उन वाली जगहों पे करना है जहाँ पे 0 आ रहा है। आगे चलें, ये अगला मैंने किया, देखें, ये होमोजाइगस था, एक क्रॉस लग गया, ये होमोजाइगस था, दूसरा क्रॉस लग गया, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे छोटे वाले को देखते हैं, तो छोटे वाले में आप देखें इस वाली जगह पे सिर्फ एक ही जगह पे होमोजाइगस, बाकी आप हेटेरोजाइगस देखें, या इधर वाली साइड उसकी पॉजिटिव, तो ये एक क्रॉस लगा। तो इस तरह आप करेंगे, तो ये सब सब जगहों पे आप इस तरह करेंगे जहाँ जहाँ 0 है। तो ये हमारे पास सारे क्रॉस आउट हो गए, ये डबल हो गया, ये डबल, ये सिंगल हो गया, ये जिनको मैंने ब्लैक किया ये सारे क्रॉस आउट हो गए। बाकी जो बची हमारे पास एंटीबॉडीज जिनको मैंने ये रेड किया है, ये क्या है, ये बच गई है, इनको क्रॉस आउट नहीं होगा। अब हमने क्या किया, ये तो हमने रूल आउट कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया व्हाट इज नॉट देयर, जो रिएक्शन नहीं कर रही, जो यहाँ पे नहीं है। अब हमने क्या करना है, व्हाट इज देयर, यहाँ तक तो हमने किया, क्रॉस आउट कर लिए, जो वहां पे नहीं है उनको हम डिस्कस कर लिया। आगे है कि व्हाट इज देयर, कि वहां पे अब जो है वो कौन सी, उनको कैसे लेके चले। तो जनरल में हम देखते हैं कि सिंगल है, या आपके पास एक ही क्वेश्चन आपके जहन में होता है कि एक ऐसी एंटीबॉडी देख लें जो सारे रिएक्शन को जस्टिफाई करे। जब आप व्हाट इज देयर देख रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि एक ऐसी एंटीबॉडी देखनी है जो सारे रिएक्शन को जस्टिफाई करिए। मतलब क्या है इसका, समझिए जरा। फॉर एग्जांपल, ये तीन हमारे पास हमने देखा, अब हमने देखना है जहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, ये तो हमने रूल आउट कर लिए। अब हमने वो देखना है जो जहाँ पे रिएक्शन आ रहा है और इधर भी पॉजिटिव। अब जरा देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो सारे क्रॉस आउट हो गए, इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब पहला देखते हैं, एल यू ए रह गया यहाँ। अब देखें, यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं है, यहाँ तो पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव देखना है, इसमें यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ना, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खत्म होगी। अब जे के ए में चले जाएं, ये भी कहीं भी पॉजिटिव नहीं है, इधर वाला भी पॉजिटिव वाले में देखना है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। के पे बी में देखें, ये भी सारे आप देख रहे हैं कि सारे 0 है, बी देखें, ये भी खत्म हो गया। तो ये यहाँ तक तो ये सारे बी के, ये सारे तो वैसे ही खत्म हो गए क्योंकि उनका रिएक्शन ही नहीं आ रहा। जो हमने इधर रिएक्शन देखना है वो इधर रिएक्शन ही नहीं है। आगे देखें सी डब्ल्यू में, सी डब्ल्यू में देखेंगे अगर, तो एक जगह पे यहाँ पे रिएक्शन है, बाकी सारी जगहों पे यहाँ पे रिएक्शन। तो ई में चले जाएं, एक दो, एक जगह पे रिएक्शन है जो जस्टिफाई कर रहा है। सी में चले जाएं, एक दो, दो जीरो, तीन जगहों पे रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास 5 है जहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास 3 है जो रिएक्शन। अब डी में चले जाए, जरा ये समझने वाली बात है जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, कि ये 5 है, इधर भी 5 है, पांचों में रिएक्शन है, ये सिंगल एंटीबॉडी है जो जस्टिफाई करी है सब रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो डी वाली एंटीबॉडी है जो हमें रिएक्शन, जो हमारी जिसकी वजह से मसला आ रहा है, तो जिसको हमने आइडेंटिफाई कर। तो यहाँ पे तक हमने क्या कर लिया कि हमारे पास इन सब को ख़त्म कर दिया, हमारे पास एक एंटीबॉडी रह गई जिसने हमें जस्टिफाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता सी को भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास डी होगी। एमसीक्यू में आपको डी भी दी होगी, सी भी दी होगी। अगर आप डी वाली है तो ज़्यादा, डी दिया है तो आप उसको टिक करें और आगे चले जाएं। तो ये चीज़ है, एक एक एंटीबॉडी है, देखें यूनिफॉर्म रिएक्शन है, मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली
90% केस ये है कि ये एक ही एंटीबॉडी है जो ये रिएक्शन कर रही है, तो वो एक एंटीबॉडी ने हमें जस्टिफाई कर दिया, वो ये है डी वाली। अब आगे चलते हैं, अगर हमारे पास दो एंटीबॉडीज आ जाए सेम फेज में, तो हम कैसे लेके चलेंगे? आगे चलें जरा, देखें। सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री आपको दी होगी। दूसरे नंबर पे हमने देखा ऑटो कंट्रोल, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है। तीसरा नंबर पे हमने देखा कौन सा टेस्टिंग है, पीछे भी हमने देखा सॉलिड फेज टेस्टिंग है, ये जेल है आपके पास। दूसरे नंबर पे अब हमने देखना है कि जनरल पैटर्न क्या है। 4+ आ रहा है, 3+ आ रहा है, 2+ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, ये वेरिएबल है। इसका मतलब एक से ज्यादा एंटीबॉडीज। पहले वाले में एक ही आ रहा था, तो उसका मतलब था एक ही एंटीबॉडी हो सकती है जो रिएक्शन कर सकती है। इस केस में यह है कि एक से ज्यादा एंटीबॉडी। अब आगे चलते हैं इसी को लेके। हमने कंट्रोल देख लिया, सॉलिड है, जेल फेज हमने आइडिया लगा लिया। ऑटो एंटीबॉडीज नहीं है क्योंकि ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है। आगे चलते हैं, हमने पैटर्न देखा, वेरिएबल पैटर्न आ गया, मल्टीपल एंटीबॉडीज यहाँ पे हो सकती है। अब क्या करना? हमने उसी तरह क्रॉस आउट करना है, व्हाट इज नॉट देयर। क्रॉस आउट किया, ये पहले जीरो वाले पे किया, मैंने सारे क्रॉस आउट कर दिए। डबल क्रॉस किया, जब आप इन पांचों को देखेंगे तो ये सारे खत्म हो गए यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने देखना है व्हाट इज देयर। हमने देखना है ये बच गई है हमारे पास, ये देखें, ये जो बच गई है उसको हाईलाइट कर लें, उसको हाईलाइट कर लें, ये हाईलाइट करके मैंने यहाँ लिख दी जो है। अब इनका रिएक्शन देख लेते हैं। ल्यूथेरॉन ए देखें, कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये भी खत्म हो गई। आगे चलें, JS में भी आप देखें कोई रिएक्शन नहीं है, खत्म हो गई। बी में भी कोई रिएक्शन नहीं है, CW में रिएक्शन है। तो अब आगे चले जाएं तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आगे चलते हैं, देखें। आप देख रहे हैं ये सारी तो खत्म हो गई, बी तक बच गई हमारे पास। DCE में भी एक जगह पे रिएक्शन है और CW में भी एक जगह पे reaction। और हमारे पास जो नॉर्मली आप देखें, ये देखें 4+4+। अब हमने कोई ऐसी एंटीबॉडी देखनी है जो सारे रिएक्शन को जस्टिफाई करे। पहली तो डी है, जहां जहां पॉजिटिव है सब जगह पॉजिटिव है एक्सेप्ट ये वाली जगह देखें, यहाँ पे 2+ है। और ये देखें, और ये वाली देखें, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। और इधर सी वाली केस में देखें, अगर चार जगहों पे ये भी पॉजिटिव है लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी है। अब इससे आपको एक क्लू और भी मिलता है, आपने जरा ये समझना है। अगर मैं सी की बात करूं यहाँ पे या डी की बात करूं, तो अगर तो वो होगा होमोजाइगस। डी तो होमोजाइगस, डी यस और नो होता है। होमोजाइगस है तो 4+H, 3+ या 4+ होगा। होमोजाइगस के केस में ज्यादातर केसेस में, डबल डोज के केस में 4+3+H। और अगर हेट्रोजाइगस होगा तो वो 2+1+H। ये देखें, यहाँ पे डी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस है और यहाँ पे रिएक्शन भी इसका 2+ है। और अगर सी वाले केस में देखें, जहां जहां होमोजाइगस है, ये देखें ये भी होमोजाइगस है, ये आपके पास ये देखें सी, इधर स्मॉल सी भी होगा ना, तो उसके साथ इसको देखेंगे तो ये अगर उसके साथ आपका हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा तो 2+ होगा, और अगर वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा तो 4+3+ होगा। तो यहाँ पे दो एंटीबॉडीज हैं, डी और सी। कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं है सिंगल जो सारे रिएक्शन जस्टिफाई कर रही है, तो इसका मतलब इसमें दो एंटीबॉडीज हैं। और दूसरा ये क्लू दे रहा है कि इसके अंदर दो हैं, 4+3+2+ रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको MCQ आए डी और सी, तो डी और सी दोनों सही है यहाँ पे। उनको फिर आगे कैसे हम लेके चलेंगे, इनके लिए सिलेक्टेड पैनल होते हैं, उसके अलावा एड्जॉर्प्शन होती है, उसके अलावा इल्यूजन होती है, स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। उसके अलावा आपके पास एड्जॉर्प्शन है, जैसे इल्यूजन है, फिनोटाइपिंग है, वो की जाती है आगे इसके बाद, अगर आपको यहाँ तक दिया करना। और इसके बाद आपको सिलेक्टेड सेल पैनल होता है, एंजाइम ट्रीटमेंट भी होता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ। तो ये वो है जिसमें दो एंटीबॉडीज।
अब अगर आपके पास इस तरह हो जाए एक ही फेज में दो एंटीबॉडी, यानी कि ये दोनों वार्म है, अगर कोई ऐसा हो जाए, अगर हमारे पास पैनल आ जाए जिसमें एक वार्म हो और एक कोल्ड एंटीबॉडी, तो कैसा पैनल होगा? फॉर एग्जाम्पल ये एक पैनल है हमारे पास आ गया, रिजल्ट देख रहे हैं तो IS आ गया 37 आ गया IIT, तो ये ट्यूब टेस्टिंग पहला काम हमने देखा, ट्यूब टेस्टिंग। दूसरे नंबर पे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? आप देख रहे हैं यहाँ भी रिएक्शन है, यहाँ भी रिएक्शन है, यहाँ भी रिएक्शन। इसका मतलब ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कोल्ड भी हैं और वार्म भी हैं, यानी कि वो 37 पे भी रिएक्शन कर रही है, कोई एंटीबॉडी है जो 37 पे रिएक्शन कर रही है, और कोई एंटीबॉडी है जो हमारे पास IS पे रिएक्शन कर रही है। इसका मतलब ये वेरिएबल पैटर्न है, दो या दो से ज़्यादा एंटीबॉडीज हैं, दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे हमें पता चल गया फेज की वजह से कि ये वार्म भी है और कोल्ड भी है। दो एंटीबॉडीज ऐसी हैं, कोई ऐसी है जो वार्म पे रिएक्ट कर रही है, कोई ऐसी है जो कोल्ड पे रिएक्ट कर रही है। तो सबसे पहले कैसे लेके चलेंगे? पहले हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के बाद ऑटो कंट्रोल देखेंगे, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, ऑटो एंटीबॉडी नहीं है। फिर हमने यूनिफॉर्म पैटर्न देख लिया, वेरिएबिलिटी देख ली, तो हमें पता चल गया कि मल्टीपल एंटीबॉडीज हैं, वार्म भी है कोल्ड भी है। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज नॉट देयर, क्रॉस आउट्स करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जहाँ जहाँ सब में जीरो है वो वो आप क्रॉस आउट करेंगे। ये देखें 37 मैंने बताया ट्यूब टेस्टिंग है, नो ऑटो एंटीबॉडी, अगली बात भी हो गई। वेरिएबल पैटर्न है, देख रहे हैं आप पैटर्न, तीनों तरह का पैटर्न है आपके पास। ये वो है जो सिर्फ 37 पे रिएक्ट कर रही है, ये वो है जो, ये वो रिएक्शन, ये वो सेल है 5 वाला जिसमें 1 पे भी 2 पे भी और इसमें भी कर रही है। इसमें आप देखें एक जैसे ही कर रही है, तो ये चारों पांचों तरह का आ रहा है। कोई ऐसी हैं जो जस्ट 37 पे कर रही है, कोई जस्ट 30 I80 पे कर रही है, कुछ ऐसी हैं जो जस्ट 1 इस पे रिएक्शन करी, कुछ सब पे करी। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल पैटर्न है, वार्म भी है कोल्ड भी एंटीबॉडीज। आगे चलें, व्हाट इज नॉट देयर, क्रॉस आउट किया, पहले वाला क्रॉस आउट किया, सबको जो हमारे पास जहाँ पे रिएक्शन नहीं है उनको क्रॉस आउट किया, तो हमारे पास ये सारी एंटीबॉडीज खत्म हो गई यहाँ से जो क्रॉस आउट। बाकी जो बची हैं वो हमने लिख ली, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो बच गई। अब देखें जो रह गई हैं, ये देखें रिएक्शन देखें, यहाँ भी रिएक्शन करिए, जहाँ जहाँ रिएक्शन है सिंगल एंटीबॉडी देखनी है जो आपको जस्टिफाई सारे रिएक्शन करे जो बची हैं उनमें। अब ये देखें 1 2 3 4 5, एक जगह भी यहाँ पे भी नहीं है। ये देखें 3, ये इसका भी एक जगह पे नहीं है, ये भी दोनों है। तो अब ये देखना है कि कोल्ड वाली, मैंने पहले आपको बताया था कि कौन सी ऐसी हैं जो कोल्ड रिएक्टिंग होती हैं और कौन सी ऐसी होती हैं जो वार्म रिएक्टिंग। ये कोल्ड रिएक्टिंग मैंने लिख दी, LEA LEB। अब पहले इसको देख लेते हैं, LEA वाली देखें। ये यहाँ से आपको मैं वो जो पहला पैटर्न आपको बता रहा था कि 3+ और 2+ का पता चल जाएगा। अब ये देखें LEA है हमारे पास, ये कोल्ड रिएक्टिंग, ये देखें कोल्ड पे रिएक्शन कर रही है, ये देखें ये कोल्ड पे रिएक्शन कर रही है। इस वाले केस में इसने, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे ये कोड वाले में यहाँ पे भी रिएक्शन है, कोड वाले में यहाँ भी रिएक्शन है, कोड वाले में यहाँ। तो इसका मतलब ये है कोड वाली एंटीबॉडी हमारे पास क्या है? LEA। ठीक है, अब चले जाते हैं FYB, ये दोनों J के B जो है ये दोनों बॉन्ड है। अब इनमें से कौन सी जो जस्टिफाई कर रही है, देखें जरा, इसको जरा समझना है कि FYB वाली होमोजाइगस है क्योंकि इसके साथ वाली ये नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन है, और ये आपका जो रिएक्शन है ये 3+ है। होमोजाइगस हमेशा रिएक्शन आपको पता है 3+ होता है। आगे चले जाएं, ये हेट्रोजाइगस है, इसके साथ ये रहेगी FYA के साथ, तो ये हेट्रोजाइगस में रिएक्शन 1+ होता है, मैंने आपको बताया रिएक्शन कम होता है। फिर उसके बाद आगे चले जाएं, होमोजाइगस के केस में फिर 3+ रिएक्शन है, यहाँ पे तो इसका है ही नहीं, उधर भी जीरो है। इधर चले जाएं, यहाँ भी आप देखें, यहाँ हेट्रोजाइगस आ गया 1+ आ गया, होमोजाइगस वाले केस में यहाँ पे इसमें आपका होमोजाइगस है तो 3+ है। तो एक आ गई यहाँ पे FYB, एक आ गई यहाँ पे ल्यूथेरान A। अब J के B का केस भी है यहाँ पे,
वी आप देख रहे हैं, वी कहीं भी रिएक्शन नहीं है, इसी वजह से ये खत्म हो गई ऑटोमेटिकली। ये वाली आप देखें, इसमें कहीं भी रिएक्शन नहीं है, ये भी खत्म हो गई। तो तीन बची थी हमारे पास। ये न्यूट्रॉन ए वाली भी देख लें, ये भी खत्म हो गई। डिवाइस ए, जे के बी और एफ वाई बी। तो अब तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली, एक तो ये कोड वाली हमने देख ली, कोड वाली तो जस्टिफाई हो गई, वो हमने ऊपर लिख ली कि कोड वाली। वहाँ वाली में देखनी है जो आपका रिएक्शन भी जस्टिफाई करे। होमोजाइगस है तो 3+ हो, हेट्रोजाइगस है तो 1+ हो। ठीक है। अब जे के बी पे जाए, ये देखें, अगर ये जे के बी है, 3+ है रिएक्शन, चलो समझ आ गई, ओके हो गया। अब यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं है, और यहाँ रिएक्शन शो हो रहा है, तो मतलब ये वाली एंटीबॉडी नहीं हो सकती। मोस्ट कम चांसेस हैं ये वाली हो सकती है, इसके चांसेस कम है। अब ये यहाँ चले जाते हैं, ये भी जस्टिफाई है, 3+ है, होमोजाइगस है। यहाँ चले जाएं, यहाँ से आको आके आपको फिर ये, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिविटी नहीं है, तो इससे भी हमें हो जाए। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बड़ा अच्छा ये है कि अब देखें ये हेट्रोजाइगस है और फिर भी 3+ है, तो ये जस्टिफाई नहीं कर रही है हमारे रिएक्शंस को। तो एफ वाई बी है, देखें, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस 1+, होमोजाइगस 3+, हेट्रोजाइगस 1+, होमोजाइगस 3+, जस्टिफाई कर रही है सारे रिएक्शन को हमारे उसके मुताबिक। एफ वाई बी एक है, ये हमारे पास जस्टिफाई नहीं कर रही। देखें इधर भी रिएक्शन कर रही है लेकिन यहाँ नहीं, और ये हेट्रोजाइगस फॉर्म, ये देखें, ये जस्टिफाई नहीं कर रही। ये यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, तो ये 3+ कैसे हो गई, तो ये यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी। एफ वाई बी एक हो गई, और दूसरी ल्यूथेरॉन ए है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये आप 3+ है। आप देखें ल्यूथेरॉन ए में देखें, आपके पास इसका रिएक्शन भी देखें हेट्रोजाइगस फॉर्म में, ये इसको हम इधर देख रहे हैं, तो ये देखें किसके साथ इसको देखना है, अगले वाले के साथ, तो उसके साथ उसका रिएक्शन शो हो रहा है। तो दूसरी हमारे पास लिए कोल्ड और वार्म दोनों आ गई, कोल्ड भी आ गई, वार्म भी आ गई, यहाँ से पैटर्न है दूसरा रेडी हो गया। अब एक चीज़ और है कि ये तो हमने पहले देखा कि सिंगल एंटीबॉडी है, तो कैसे होगा, मल्टीपल है, दो एंटीबॉडीज सेम फेज में है तो क्या होगा, एक वार्म है एक कोल्ड है तो क्या होगा। और अगर ज़्यादा वार्म ज़्यादा कोल्ड हो, ये पैटर्न हम किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ कोई 8-10 पैनल शेयर करूँगा, उसको हम रीड करेंगे, तो उसे हमें मल्टीपल एंटीबॉडीज का वो लंबा थोड़ा डिटेल है वो उसके। अब यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ से हमें क्लू सारा मिल गया, आपके एमसीक्यू यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। अब आगे कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, इनको आगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर ज़्यादा आ गई है, मल्टीपल एंटीबॉडीज आ गई हैं, तो दो से ज़्यादा मल्टीपल आ गई हैं, मल्टीपल कोल्ड आ गई हैं, वार्म आ गई है, तो हम कैसे पता चलेगा। तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, फिनोटाइपिंग की जाती है। फिनोटाइपिंग में उनकी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की जाती है, मॉलिक्यूलर पता आपको पता चल जाता है उसके जीन है या नहीं है, वो फिनोटाइपिंग की जाती है। फिर है एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो तरह की होती है, ऑटो एडजॉर्प्शन और एलो एडजॉर्प्शन। कुछ एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। एडजॉर्प्शन में ये किया जाता है कि एंटीबॉडीज सेल की सरफेस के ऊपर अटैच की जाती है, और उससे फिर इन्हांस हो जाता है रिएक्शन, या ख़त्म हो जाता है रिएक्शन, तो हमें पता चल जाता है कुछ चीज़ें येस और नोट का हमें आइडिया हो जाता है। फिर दूसरी यहाँ पे एलो में कि आटो में उसी का एंटीबॉडीज उसी के सेल के साथ इंक्यूबेट की जाती है, एलो में जो डोनर के साथ की जाती है। फिर है, जैसे ये देखें, ये एक पैटर्न है, ये आपके पास एक दिया हुआ है रिएक्शन। अब ये पहले हमारे पास रिएक्शन था, और एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये चेक सेल है। चेक सेल जहाँ पे नेगेटिव होगा ना हमारा रिजल्ट, जहाँ चेक सेल को भी हम चेक करते हैं। चेक सेल में नॉर्मली केसेस में ये है कि आपके पास वो आपके एज रीजन को चेक करते हैं। वो मैंने एक लेक्चर दिया था कि चेक सेल किस तरह बनाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जहाँ पे नेगेटिव है उसमें भी डालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो चेक सेल हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट 1+2+ देते हैं। अब ये देखें, एक रिएक्शन हमारे पास शो हुआ पहला, पहले फेज में सब में देखें आप रिएक्शन आ रहा है, और फिर उसको एब्जॉर्व किया।
एड्जॉर्ब किया, एड्जॉर्ब यानी कि ऑटो एड्जॉर्प्शन की या एलो एड्जॉर्प्शन की। एड्जॉर्प्शन के बाद आप देखें 3+ से 2+ चला गया, 2+ से 0 चला गया, 2+ से 0 चला गया। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एंटीबॉडी है एड्जॉर्प्शन से। फिर होती है एल्यूजन। एड्जॉर्प्शन में तो हमने एंटीबॉडी अटैच की सेल की सरफेस पे। इसमें ये होता है कि एल्यूजन में एंटीबॉडीज को रिमूव करके फिर चेक किया जाता है, हीट किया जाता है, नॉर्मली टेम्परेचर दिया जाता है, हीट करते हैं तो कुछ एंटीबॉडीज होती हैं वो सरफेस से रिमूव हो जाती है, तो जो बाकी बचती है उनसे हमें आइडिया हो जाता है। और प्रोटियोलिटिक एंजाइम में ये होता है कि एंजाइम ट्रीट किया जाता है, या आपका रिएक्शन इन्हांस हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। ये कुछ एंटीबॉडीज हैं, कुछ जो एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद इन्हांस हो जाता है उनका इफेक्ट, ये वो हैं जो कुछ रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अगर एंजाइम ट्रीटमेंट किया जाए तो कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो इन्हांस हो जाता है उनका इफेक्ट, और कौन सी हैं जिनका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। ये एक पैनल मैंने ऐड किया है, ये देखें। जब आप ये एक पैनल का रिजल्ट आपके पास आया, पैनल के रिजल्ट में आप IS भी है, 37 भी है, AH भी, ऑटो कंट्रोल आपके पास नेगेटिव। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ CC आपके पास पॉजिटिव आएगा। ये हमने पहले भी बात की, ये चेक सेल है, चेक सेल पॉजिटिव आएगी। अब ये इनिशियल पैनल है, इसको जब ट्रीट किया जाता है एंजाइम के साथ, तो क्या हुआ, उसने रिएक्शन को, ये आपको कुछ रिएक्शन है अगले में देखते हैं। ये जब आपने एंजाइम से ट्रीट किया तो देखें ये 3+ से 2+ चला गया रिएक्शन। यानी कि कुछ एंटीबॉडीज हैं जो इन्हांस करती हैं, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो डिक्रीज करती हैं। तो इससे आपको क्लू मिल जाएगा कि रिएक्शन आपका एंटीबॉडी रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ये पहला पैनल टेस्ट किया, जब दोबारा ट्रीट करके एंजाइम ट्रीट करेंगे तो उसके बाद रिएक्शन दोबारा से पैनल लगाएंगे तो आपके पास देखेंगे रिएक्शन कम हो गया। अब यहाँ देखें 1+ था, ये भी कम हो गया, 2+ था सेम रहा, 2+ था 0 हो गया, 2+ था रिड्यूस हो गया। ये यहाँ पे देखें 1+ था रिड्यूस हो गया, तो सारे रिड्यूस हो गए। उसका मतलब कोई ऐसी एंटीबॉडी है जो एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो उसके बाद जो आखिरी है वो है कि आप स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का चेक करेंगे कि आपने जो पैनल रन किया है वो सही है कि नहीं। तो उसमें रूल ऑफ 3 नॉर्मली किया जाता है कि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पैनल में आने जरूरी है। तो ये हमारा आज का रिएक्शन था। इसको इसका मतलब ये है कि जो आपके पास, ये फॉर एग्जांपल एक 3+ एक एंटीबॉडी है जो तीनों जगहों पे, 3 इसके पॉजिटिव आ रहे हैं और तीनों ही उसके नेगेटिव भी आने चाहिए रिएक्शन। तो ये आपका पैनल का जस्टिफिकेशन हो जाती है कि पैनल आपका सही रन हुआ है। बाज़ का ये नहीं जस्टिफाई करता होता, 1+ भी हम देख रहे होते हैं, 1 को भी देख रहे होते हैं कि एक में आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो हमें आइडिया हो जाता है। तो ये स्टेटिस्टिकल जो सिग्निफिकेंस है इसकी प्रोबेबिलिटी है। कुछ एंटीजेंस की वो ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों का हमें स्टेटिस्टिकली देखना पड़ता है, कुछ जेंडर में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कुछ रेशियल फैक्टर हैं, कुछ ये चीज़ें हैं जो स्टेटिस्टिकली हमें बताती हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये एक हमारा आज का टॉपिक था कि एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन या पैनल स्टडी किस तरह की जाती है। ये ASCP के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये टॉपिक पे लेक्चर बनाएं, ताकि ये बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत कम जगहों पे हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये चलो होना चाहिए बच्चों के लिए। तो इसको इसको इसके जो एडवांस है, मल्टीपल एंटीबॉडीज अगर आ जाएं या मल्टीपल कोड या फॉर्म आ जाएं, वो अगले किसी लेक्चर में, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।